नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 2.21 एंड 2.22, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 2.21 एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स का। तो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ए नीड ऑफ साइंस। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपको मापनी है, जैसे आप क्या यूज़ करते हैं, आप वर्नियर का यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। इसी तरह से आप स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे स्क्रू गेज हो गई, वर्नियर कैलिपर हो गया, इन सारी चीज़ों से आप कुछ ना कुछ जो है चीज़ें मापते हैं, उनकी मेज़रमेंट करते हैं। और ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि आप प्रिसाइज से प्रिसाइज मेज़रमेंट कर सकें। तो साइंस के अंदर इनकी नीड भी है, तो इसलिए उसकी बात की जा रही है। जैसे कि टू एसरटेन द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, जैसे एयरक्राफ्ट की स्पीड को निकालने के लिए हमें एक एक्यूरेट मेथड चाहिए कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है। क्योंकि हमें पता है एयरक्राफ्ट कितनी तेज़ी से उड़ता है, तो हमें उसकी पोजीशन को पता लगाने के लिए किसी भी क्षण पे तो हम उसका यूज़ क्या करते हैं, रडार का यूज़ करते हैं कि वो कहाँ पर है। तो इसी तरह से ये जो डिस्कवरी की गई थी, ये इन वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान जो है, वहाँ से इसका हमें जो एक तरह का मोटिवेशन मिला था, तो वहाँ से इसकी डिस्कवरी की गई थी कि एक्चुअल पोजीशन है क्या। तो आज ही हमारे बहुत काम आ रही है पोजीशंस बताने के लिए, लॉस हो जाए प्लेन या अपनी दिशा भटक जाए या कहाँ पर है, इन सब चीज़ों के लिए प्रिसाइज मेजरमेंट की बात हो रही है। थिंक ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स, हमें अब जो है अलग तरह के एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना है मॉडर्न साइंस के अंदर, जो कि आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, जहाँ पर हम प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, टाइम, मास एटसेट्रा नोट करते हैं। और हमें उन एग्जाम्पल के बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। आल्सो वेयर एवर यू कैन गिव ए क्वान्टिटेटिव आइडिया ऑफ द प्रिसीजन नीडिड, और इस तरह का कोई भी जो आइडिया है तो आप क्या इसके अंदर दे सकते हैं, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो जैसे कि हमने ये दो एग्जांपल लिए, वर्नियर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, इनसे आप कोई भी चीज़ मापते हैं और काफ़ी प्रिसाइज जो है इनकी मेजरमेंट होती है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन में ये आते हैं, जिससे आप कम से कम कहें कि डाया या इस तरह की चीज़ें हैं जो है आप माप सकते हैं। इसी तरह से अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, मान लीजिए आप डेंटिस्ट पे गए, तो वो जो है आपका अगर कोई दांत है, अगर आपको लगवाना है, तो उसका भी प्रिसाइज मेजरमेंट होना चाहिए, तभी वो एक्यूरेट फिट आता है। तो एक तो ये तो छोटे छोटे से एग्जांपल हैं। इसके अलावा जो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये जो होती है, ये टेक्निक जो होती है, ये हमारी किस काम आती है, ये हमारी काम आती है इंटर एटॉमिक सेपरेशन को बताने के लिए। जो इंटर एटॉमिक स्पेसिस होती है, इंटर एटॉमिक यानी कि एटम्स के बीच का जो स्पेस होती है, उसको बताने के काम आता है। इसके अलावा जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ये तो हमने एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की। इसी तरह से जो मास हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ये जो होता है, ये हमारे काम आता है कि जैसे कि हमें मास फाइंड आउट करना हो, किसी भी एटम्स का मास फाइंड आउट करना है, तो मास ऑफ एटम्स को ये फाइंड आउट करने के काम आता है। इसी तरह से शिप्स के अंदर आपने देखा होगा, जो पानी के अंदर शिप्स चलती हैं, वो वेव्स का यूज़ करती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं ये, ताकि समुद्र के अंदर कोई भी चीज़ है, कोई पत्थर है, कोई भी इस तरह की थिंग्स हैं, उनकी दूरी का अनुमान लगाया जा सके और हमें पता लग जाए कि वो जो है कितनी दूरी पर है, कितने साइज़ का है। तो इसके लिए ये जो यूज़ की जाती हैं, साइज़ बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए, किसी भी अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट है उनके लिए। तो इस तरह की देखिए प्रिसाइज मेजरमेंट हमें बहुत ही ज़रूरी होती है, ताकि जो है हम काफ़ी जो है इस तरह से जैसे शिप्स के अंदर है उनका पता लगा सकें और टकराव से बच सकें। और ये जो हमने डिफरेंट तरह के एग्जांपल लिए, तो प्रिसाइज मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी है और नीड ऑफ साइंस भी है। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल सटीक हमें पता चलना चाहिए। जैसे मौसम का अनुमान लगाया जाता है, तो वो सटीक होना चाहिए ताकि हम बड़े से बड़े खतरे से बच सकें। तो इस तरह से बहुत सारे प्रिसाइज जो चीज़ें हैं डेली लाइफ के अंदर यूज़ की जाती हैं, साइंटिस्ट के द्वारा, मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा मौसम का अनुमान लगाना, बरसात का अनुमान लगाना, भूकंप का अनुमान लगाना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिनके अंदर हमें प्रिसाइज मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जस्ट ए प्रिसाइज मेजरमेंट आर नेसेसरी इन साइंस। जैसे कि हमने देखा कि जो प्रिसाइज मेजरमेंट है, यानी कि बिल्कुल सटीक जानकारी हमें चाहिए, साइंस के अंदर ज़रूरी है। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू बी एबल to make rough estimates of quantities using rudimentary ideas and common observation।
तो ये कहता है कि क्या ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे हम रफ़ एस्टिमेट लगा लेते हैं किसी भी चीज़ का। तो ये जो चीज़ है हमें बतानी है, ये जो फॉरवर्ड में हमें दिए गए हैं कुछ पॉइंट्स, थिंक ऑफ वेज बाय विच यू कैन एस्टिमेट द फॉलोइंग। क्या आप इनका जो आगे दी गई चीज़ें हैं इनका अनुमान लगाकर बता सकते हैं इनकी जो रिज़ल्ट है। तो ये डिफ़िकल्ट है या आसान है आपके लिए। अगर ऊपर वाली रिलेशन से देखें तो आप किस तरह से निकालेंगे, यानी कि प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए आप एक अंदाज़ा लगाएं या फिर उसको निकालें, उन दोनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। इन नेक्स्ट जो हमें दिए गए हैं इनको आप किस तरह से मापेंगे, अंदाजे से या किसी इंस्ट्रूमेंट से। तो पहला जो है द टोटल मास ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स ओवर इंडिया ड्यूरिंग द मानसून, यानी कि हमें क्या निकालना है, टोटल मास ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स। अब क्लाउड्स के अंदर जो है पानी है, तो यानी कि रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं वो उन जो रेन कर सकते हैं। अवर इंडिया ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान हमें उनका टोटल मास निकालना है उन्हीं क्लाउड्स का। तो आप कैसे निकालेंगे, तो अनुमान लगाना तो इसके अंदर बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए जो है साइंटिफिक जो हम टर्म है उनका यूज़ को मेट्रोलॉजिस्ट करते हैं, यानी कि जो मौसम विभाग वाले हैं वो करते हैं। तो उन्होंने मान लीजिए अगर वो नोट करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, तो वो क्या नोट करते हैं, मान लीजिए उन्होंने जो रेनफॉल देखा उसने उसकी वैल्यू जो मापी है 200 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और यानी कि जो हमारा वर्टिकल हाइट है जो वाटर कॉलम है उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसके अंदर मापी है। तो अगर आप इसको mm के अंदर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारे सेंटीमीटर में है, आप इसको मीटर में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। ऐसा आप कह सकते हैं कि ये मीटर में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो h हो जाएगी हमारी अगर हम इसको मापते हैं। अगर हम एरिया ऑफ कंट्री का लगाएं, यानी कि एरिया ऑफ इंडिया कंट्री का लगाएं, तो वो है लगभग, वो है 3.284 के लगभग है, 284 इंटू 10⁻12 अगर मीटर स्क्वायर में लेते हैं तो इतना ये होता है। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। एरिया इंटू हाइट का क्या मतलब है, जो हमारा 3.284 है इंटू 10⁻12 है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मीटर से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6.568, ये लगभग हमारे पास आ जाएगा इंटू 10⁻12। तो ये आ जाता है हमारा वॉल्यूम, यानी कि इतना जो वॉल्यूम है ये मीटर क्यूब में रहेगा। ये वॉल्यूम हमने निकाल लिया, एरिया इंटू हाइट। अब अगर हम रो की बात करें, यानी कि जो डेंसिटी होती है वाटर की वो कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर आप उसका मास निकालना चाहते हैं तो मास क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, क्योंकि रो क्या होता है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। मास को निकालेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी यानी कि 1000 जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.568 इंटू 10⁻12 से। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा 6.568 इंटू ये 30 जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, यानी कि 10⁻15 आप इसको लिख देंगे, और यहाँ पे केजी आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा केजी पर मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब में था, तो यहाँ पर केजी रह जाएगा, यानी कि जो मास है हमारा ये आ जाएगा। ये टोटल मास है रेन बियरिंग क्लाउड्स का। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, एज एग्जांपल हमने ली है। तो इस तरह से देखिए वॉल्यूम आपने निकाला पहले, फिर मास आपने निकाला, यानी कि जो रेन बियरिंग क्लाउड है अवर जो हमारा कंट्री है उसके ऊपर जो है इस तरह से मास निकाल सकते हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा जो है वो हम देख लेते हैं, द मास ऑफ एन एलिफेंट का निकालना है मास, तो आप किस तरह से निकालेंगे। तो मास ऑफ एन एलिफेंट को निकालने के लिए आप वेइंग मशीन का जो है बड़े बड़ी जो वेइंग मशीन है उनका यूज़ कर सकते हैं, या इसको चलिए एक साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक शिप है जो कि पानी के अंदर चलती है, एक बड़ी शिप है, और वो पानी में कैसे चलती है, जब वो वाटर में जाती है, पानी के अंदर जाती है, तो उसका जो वेट होता है वो कितने के बराबर होता है, जितना वो वाटर डिस्प्लेस करती है। मान लीजिए आप एक गिलास लेते हैं पानी का, आपने इस तरह से पानी का गिलास लिया, उसके अंदर कुछ डाला, कोई ऑब्जेक्ट डाला, तो इसका वेट कितने के बराबर होगा, जितना ये वाटर को डिस्प्लेस करेगा, या कहें कि लेवल कितना बढ़ेगा यहाँ पर, जितना ये वाटर को डिस्प्लेस करेगा उसके बराबर होगा। यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है। मान लीजिए जो शिप है समुद्र के अंदर है और उसने जो है डेप्थ D1 क्रिएट की,
यानी कि D1 उसने डेप्थ इन सी बनाई, तो ये है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अब एरिया हम निकाल लेंगे इसका। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, V1 एरिया इंटू जितनी इसने डेप्थ क्रिएट की है D1, तो ये वॉल्यूम आ जाएगी। अब अगर इसके अंदर कोई आप भारी चीज़ डाल देते हैं, मान लीजिए, या आप इसके अंदर एलिफेंट को जो है भेज देते हैं, तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा। कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, कितनी डेप्थ बनेगी, यानी अब मान लेते हैं कि जो डेप्थ बनी है वो D2 बनी है। D2 कब डेप्थ बनी, जब एलिफेंट को आपने इस शिप के अंदर भेजा तो D2 बनी। तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या आ जाएगी, AD2, ये हमारे पास आ जाएगी, यही आ जाएगी। अब अगर हम देखें इन दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस, यानी कि V2 माइनस V1 करें, तो ये क्या आ जाएगा हमारा A कॉमन और D2 माइनस D1 आ जाएगा, क्योंकि ये AD2 है, माइनस AD1 कर देंगे, A कॉमन आ जाएगा, AD2 माइनस D1, ये वॉल्यूम आ गई। डेंसिटी ऑफ वाटर जो हम मान लेते हैं कि रो है, रो क्या है हमारी, डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो ये हमने मान ली डेंसिटी है। मास क्या आ जाएगा, अब हमारा मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, रो इंटू वी, यानी कि डेंसिटी इंटू वी क्या है हमारे पास, AD2 माइनस D1, AD2 माइनस D1। तो इस तरह से ये D2 क्या है, डेप्थ है, D1 भी डेप्थ है। D1 क्या है पहले और D2 बाद में, जब एलिफेंट उसके अंदर आपने भेजा। एरिया आपके पास है ही, डेंसिटी आपको पता ही है, तो मास जो है इस तरह से इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, यानी कि साइंटिफिक तरीके का आप यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं इस चीज़ को भी। ये एग्जाम्पल लिया हमने बस। उसके बाद विंड स्पीड को मापने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉर्म की विंड स्पीड को मापनी है तो इसके लिए जो है एनोमोमीटर का यूज़ किया जाता है। एनोमोमीटर्स होते हैं जो हवा की स्पीड को जो है भांपते हैं और उसी रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसको इजीली आप माप सकते हैं फिर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। उसके बाद नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड, यानी कि अगर आपको हेड के ऊपर आपके कितने बाल हैं ये आप अनुमान लगा सकते हैं, या अगर आप प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए तो आप कैसे करेंगे, तो उसकी हम बात कर लेते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट की। अब इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमारे जो हेड का एरिया है वो मान लेते हैं कि वो A है, और एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर का, यानी कि हम क्या करते हैं, एक हेयर ले लेते हैं और उसका जो है स्क्रू गेज के थ्रू हम डायमीटर माप लेते हैं, और उसका फिर जो है आधा कर देंगे, रेडियस हम निकाल लेंगे। मान लीजिए रेडियस आप R निकाल लेते हैं, तो अभी हम ये जस्ट फॉर्मूला निकालेंगे। अब अगर हम बात करें एक हेयर का, एक हेयर का एरिया, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, रेडियस निकाली, एरिया आपने एक हेयर का निकाल लिया, पाई R स्क्वायर हो गया। अब अगर आप जो है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर निकालने हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर निकालने हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जो टोटल सरफेस एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय जो एरिया ऑफ वन हेयर है, तो एरिया ऑफ वन हेयर, एक बाल का। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास A है, और एक बाल का जो एरिया है वो आपने निकाला पाई R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनता है, इससे आप निकाल सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ जो है आपको निकालनी है, पाई की वैल्यू है, एरिया की वैल्यू आ जाएगी माप कर, R की वैल्यू आपने निकाल ली है स्क्रू गेज की हेल्प से। इस तरह से आप इसको साइंटिफिकली निकाल सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट हमें दिया है। नेक्स्ट हमें दिया है कि जो नंबर ऑफ़ एयर मॉलिक्यूल्स हैं इन योर क्लासरूम, अगर आप नंबर ऑफ़ एयर मॉलिक्यूल्स को क्या निकाल सकते हैं कि आपकी क्लासरूम में कितने नंबर ऑफ़ एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उसको किस तरह से निकालेंगे। तो चलिए उसको भी हम साइंटिफिक तरीके से देख लेते हैं, यानी कि साइंस के तरीके से देख लेते हैं। पहले तो हम निकालेंगे वॉल्यूम जो रूम के अंदर जो हमारे जो वॉल्यूम है रूम की, वो निकाल लेते हैं, यानी कि रूम की जो वॉल्यूम है, तो हम मान लेते हैं कि वो V निकली। अब हमें पता है जो 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ एयर जो होता है, NTP पे बात कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, वो कितने के बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर, इसी के बराबर होता है। 22.4 लीटर का मतलब क्या है, अगर आप इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर का क्यूब, तो ये 1 मोल ऑफ एयर एट NTP है, यानी कि इतनी वॉल्यूम है उसकी। अगर हम 1 मोल ऑफ एयर एट NTP लगाएं, इतनी वॉल्यूम आपने निकाल ली। अब अगर आप निकालें जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ये भी हमें पता है, इन 1 मोल कितने होते हैं, 1 मोल के अंदर वो कितने होते हैं,
6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रूम निकालने हैं, अब आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए रूम, जो भी रूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है आप किस तरह से निकालेंगे रूम के अंदर, ये हमारा हो जाएगा जो कि आपने ये निकाला है 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल डिवाइड बाय 1 मोल जो एयर का है एनटीपी पर, यानी कि 22.4 इंटू 10⁻³ इंटू जो रूम की वॉल्यूम है वी। तो ये हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल, ये हो गया 1 मोल ऑफ एयर। इनको दोनों को डिवाइड करेंगे और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा लगभग 0.2688 के लगभग आ जाएगा। इंटू ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻26 हो जाएगा, और इंटू इनके वी है तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये पॉइंट को आप आगे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इसको सोल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन रूम भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों को आप साइंटिफिकली निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।